हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। 206वां एपिसोड है आज राज की बात का। और जब नागपुर की सड़कों पर आप ओला, उबेर ये सबको अपनी बुकिंग करके आप नहीं बुला पाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप उनसे रुकाने की उनको कोशिश करते हैं और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश करते हैं, जिनसे आप कहते हैं ऑटो, ओ ऑटो वाले भैया, मुझे यहाँ जाना है। और फिर वो आपको अपने रेट्स बताते हैं कि वो कितने पैसे लेंगे। आप बैठते हैं और आप फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। 20,000 परिवार, 20,000 लोग आज बेसिकली उनका फ्यूचर आज खतरे में है। उनके फ्यूचर के बारे में बहुत सारा सवाल है। उनके सवालों के जवाब देने से पहले, उनके प्रमुख जो हैं उनसे बात करने से पहले, मैं आपको बता दूं कि राज की बात एक इतिहास रचने की कगार पे है। 206वां शो हो चुका है। अगले 4 दिन में हमको 7 महीने पूरे हो जाएंगे इन राज की बात। आई रियली वांट टू थैंक माय स्पॉन्सर्स हु मेक दिस शो रियल बिग। बहरहाल आज राज की बात में एक ऐसा विषय जिसको अब तक ना मीडिया कुछ कह रही है, ना आवाज़ उठ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चौक पर इस पे चर्चा ज़रूर हो रही है। हम बात कर रहे हैं राज की बात में आज ऑटो रिक्शा चालक के विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन के प्रमुख माननीय श्री विलास भालेकर जी से। विलास जी नमस्कार। सप्रेम नमस्कार। आपका ये सप्रेम नमस्कार बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी नाराज़गी से कई सारे लोगों को आपत्ति है। किस बात पे नाराज़ हैं ऑटो चालक? किस बात पे ऑटो चालक फेडरेशन के प्रमुख विलास जी नाराज़ हैं? यहाँ विलास भालेकर नाराज है, ये विषय महत्व का नहीं है। यहाँ विषय ये महत्व का है कि 22 मार्च जी 2020 से जब इस देश में लॉकडाउन लगाया गया, और इस देश के साथ साथ इस महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाया गया जी, आनन फानन में ये लॉकडाउन लगाया गया। और इस आनन फानन में लगाए हुए लॉकडाउन के दरमियान ऑटो रिक्शा चालकों को सख्ती के साथ सरकारी आदेश पर अपने व्यवसाय को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए, जिसका हमारे विदर्भ के ही ऑटो रिक्शा चालक नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के 10,60,000 ऑटो रिक्शा चालकों ने अपना व्यवसाय ताबड़तोड़ बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में जब ये लॉकडाउन 3 महीने चला, 3 महीने तक के महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की कोई सूद नहीं ली कि ऑटो रिक्शा चालक दिन भर अपने घर में बैठा हुआ है। ये एक ऐसा मजदूर है जो सवेरे घर से निकलता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को जब उसके जेब में पैसे आते हैं तब जाके उसके घर का चूल्हा जलता है। और ऐसी अवस्था में जीने वाले ऑटो रिक्शा चालक का इस सरकार ने कोई संवेदना न दिखाते हुए ऑटो रिक्शा चालकों की कोई खोज खबर नहीं ली। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसी विषय को लेकर ऑटो रिक्शा चालक इस महाराष्ट्र सरकार से खासी नाराज है। विलास जी, 20,000 ऑटो चालक हैं नागपुर शहर में रजिस्टर्ड। आपको लगता है नागपुर में 20,000 ऑटो रिक्शा की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से ये विषय ऐसा है कि शासकीय जो दिशा निर्देश तय किए जाते हैं, किस शहरों में कितनी ऑटो रिक्शाओं की संख्या होनी चाहिए, ये दिशा निर्देश तय करने वाले जो मानक है महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्ट कमेटी। और इस ट्रांसपोर्ट कमेटी का एक रिपोर्ट है जिसका कहना यह है कि जिस शहर की लोक संख्या 1 लाख हो वहाँ पे 800 ऑटो रिक्शा होने चाहिए। अच्छा, आज नागपुर शहर की लोक संख्या, सम्माननीय नागपुर के जिलाधिकारी महोदय के मार्फत अब हम अगर इसकी जानकारी लेते हैं तो नागपुर शहर की लोक संख्या 30 लाख के आसपास है जी, जो ऑफिशियली है जी। अनऑफिशियली तो काफी है, काफी 40-42 लाख हो जाएगी, पर ऑफिशियली 30 लाख के आसपास नागपुर शहर की लोक संख्या है जी। और ऐसी लोक संख्या में 1 लाख के पीछे अगर 800 ऑटो रिक्शा है तो 30 लाख के पीछे 24,000 ऑटो रिक्शा होने चाहिए, जहाँ की केवल 20,000 ही है जी। तो वो संख्या आपके हिसाब से बराबर है? बराबर।
लेकिन बराबर ये भी तो नहीं है कि आप ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो मीटर से नहीं चलते, इसीलिए शायद आज उनको सवारी नहीं मिलती, इसीलिए वो बिना सवारी के आज बस एक स्टैंड पे खड़े रहते हैं और लूडो खेलते हैं। नहीं, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा। कैसा है, नागपुर शहर ये ऐतिहासिक शहर रहा है और अपने नागपुर शहर में आज आप सब्जी भी अगर खरीदने जाते हो तो मोल भाव किए बगैर सब्जी नहीं खरीदते जी। हम किसी दुकान में भी जाते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर खरीदते हैं तो बगैर मोल भाव के हम लोग खरीदते नहीं। ये हमारी यहाँ की मानसिकता हो गई है नागपुर की। ये मानसिकता नहीं, ये मजबूरी हो गई है। आप इसको मानसिकता का नाम ले रहे हैं लेकिन ये मजबूरी है। नहीं, मेरे कहने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये मानसिकता है। ठीक है। हमारा प्रयास सदैव ये रहा है जी। नागपुर शहर में टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन हमारी कार्यरत है जी। जो विदर्भ फेडरेशन के साथ में संलग्न है जी। और टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन ने हमेशा से ये प्रयत्न किया है कि नागपुर शहर में ऑटो रिक्शा मीटर से चले। जी। टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन ने आरटीओ के साथ में मिलकर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर सदैव ये कोशिश की जी। कि हम लोग मीटर से चले ताकि यहाँ मोल भाव करने की आवश्यकता ना हो। जी। पैसेंजर को भी पूरा है और ऑटो रिक्शा चालकों को व्यवसाय भी उसका मिलता रहे। जी। पर ऑटो रिक्शा चालकों की दुर्दशा मैं कहूँगा ये जी। कि नागपुर शहर का आरटीओ और नागपुर शहर का ट्रैफिक विभाग ये पैसा खाने में इतना तल्लीन है कि इसने हमारी इस मांगों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर कार्रवाई भी करने की जरूरत कभी पड़ी, हमने अगर आंदोलन किया और इन्होंने अगर कार्रवाई की तो ये कार्रवाई करने से पहले उन ऑटो चालकों को बता देते हैं जो ओवर सीट में चलते हैं कि अरे ये सब भालेकर करने लगाता है, हमको क्या जरूरत है। अब तो ये प्रेशर आता है हमारे ऊपर, इसलिए हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। ऐसे यहाँ की ट्रैफिक विभाग और आरटीओ की चरमराई अवस्था है। तो ये जो पूरा का पूरा चलता है, स्टेशन से सवारियों को बैठाकर एक ऑटो में 12-15 लोगों को ठूसा जाता है। जो वर्धा रोड पर जो ऑटो चलते हैं, कामठी रोड पे चलते हैं, काटोल रोड पे चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर के विभिन्न रोड्स पर ये सवारी वाले ऑटो चलते हैं जिसमें एक ऑटो में 12 से 15 लोगों को ठूसा जाता है। वो ऑटो वाले ऐसे सिग्नल से निकलते हैं, एक तो वो रोहित शेट्टी के सब रिश्तेदार हैं क्योंकि वो जिस तरह से ऑटो चलाते हैं ऐसा लगता है कि वो ऑटो नहीं हवाई जहाज चला रहे हैं। दूसरा ये कि वो जिस हिसाब से लोगों को बैठाते हैं ऐसा लगता है कि वो कस्टमर नहीं, वो पेशेंट भर्ती कर रहे हैं, है ना। जिस तरीके से लोग बैठे रहते हैं, ऐसे दुबक के और ऐसे बच के बैठे रहते हैं, वो भी एक घबराहट का विषय है। लेकिन आप उसके प्रमुख हैं विदर्भ ऑटो चालक फेडरेशन के, आपने कभी इन ऑटो चालकों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने इनको रोका क्यों नहीं? क्यों आप इंतज़ार करते रहे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक एक्शन लेगा या आरटीओ एक्शन लेगा? आप तो संगठन के हेड हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने इस विषय पर हमारी जो टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं, जो सभासद है, आज नागपुर शहर में 20,000 ऑटो रिक्शा चालक है, पर 20,000 ही ऑटो रिक्शा चालक हमारे संगठन के सभासद नहीं है। इस विषय को समझ लेना बहुत जरूरी है। टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के जितने भी आप सभासद है नागपुर में, आज टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के 5,500-6 हज़ार के आसपास सभासद है। आप इस 5,500-6 हज़ार ऑटो रिक्शा चालकों को कभी भी कहीं पर भी अगर कोई पैसेंजर ये बोल दे कि मुझे मीटर से जाना है, वो ऑटो चालक उनको तुरंत मीटर से लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो व्यवस्था जो बिगड़ी है, ये व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने बार बार सरकार से इस बारे में हमने उनको ज्ञापन दिया, उनको बताया कि भाई हम कायदे में रहना चाहते हैं, पर हम लोग जो कुछ लोग हमारे कायदे में रहते हैं, जो बाकी के अदर्स लोग बेकायदेशीर अपना व्यवसाय करते हैं, उनके वजह से जो लोग कायदे में रहते हैं ये भी बदनाम होते हैं। हम चाहते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर हो। कानून किसी जो सच्चाई से जीवन जीना चाहता है उसके लिए कानून ना हो, और जो बेईमानी से जीना चाहता है उसके लिए कानून की छूट ना हो। पर हमारे देखने में ये आया है नागपुर शहर में कि यहाँ कानून दो तरह का काम करता है। जो ईमानदारी से अपना व्यवसाय करना चाहता है उसको तकलीफ दी जाती है, और जो पुलिस की जेब भरता है और बेईमानी से अपना व्यवसाय करता है उन लोगों को पूरी तरह छूट दी जाती है। मैं इसके लिए आपको आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 2012 में
लोकमत पेपर के माध्यम से हमने नागपुर शहर का सर्वे करवाया था कि कौन से रूट पर ट्रैफिक विभाग को कितना पैसा जाता है। उस समय हमने जो सर्वे कराया उसका 2012 का 24/11/2012 का वो पेपर है लोकमत, जिसमें वो पूरा सर्वे दिया हुआ है। हर रूट पे 7 से 7.5 हजार रुपए पर मंथ ट्रैफिक विभाग वसूली करता था, जिसकी पूरे महीने की आमदनी 50 लाख रुपए के आसपास होती थी। आज 2012 से 2020 है, 8 साल के अंदर इसमें कितनी तफावत हुई होगी, ये सोचनीय विषय है। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर ले तो मुझे किसी बात में इस बात में शंका नहीं कि ऑटो रिक्शा चालक कहीं ओवर सीट भर ले या पैसेंजर को किसी तकलीफ देने का काम करे। मैं आज किसी से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी चीज़ अगर बहुत समय तक तकलीफ दे तो उससे दूर होने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इट्स हाई टाइम। कब तक आप कोई चीज़ से तकलीफ लेते रहेंगे? नागपुर ने भी वैसे ही किया। ऑटो ने जब चलना शुरू नहीं किया मीटर के हिसाब से, उन्होंने अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दी और उन्होंने ओला, उबेर ये दोनों को नागपुर शहर में पूरे तरीके से वेलकम कर दिया। अब ऑटो चालकों को उससे भी तकलीफ थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन में घुसने नहीं दिया, उन्होंने एयरपोर्ट पे विरोध किया। एक तरफ आप मीटर से नहीं चलेंगे, दूसरी तरफ आप उनका जो लोग मीटर से चल रहे हैं उनका भी आप विरोध करेंगे। नहीं, मेरा मानना है इस बात पे ऐसा है कि रेलवे स्टेशन पर भी एक कुछ पैमाने पर विरोध हुआ था, बट उस विरोध को शांत करते हुए आज रेलवे स्टेशन पर ओला उबेर का पार्किंग लगा हुआ है। आप कभी अगर गए तो आप देखिएगा, ओला उबेर को रेलवे ने पार्किंग दी है। आज आप एयरपोर्ट पर भी देखेंगे तो एयरपोर्ट पे भी आपको उनकी पार्किंग दिख जाएगी जी। तो ये विषय मुझे लगता है कि ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि ऑटो वालों ने इनका विरोध किया शुरुआत में तो किया। बल्कि यस, आई एग्री विथ यू जी, ऑटो चालकों ने अपना विरोध इसमें दिखाया, दर्शाया जी। उसकी वजह ये थी कि हमारा ये व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसाय जी, और हमारे स्वतंत्र व्यवसाय पर कोई भांडवलशाही आकर अतिक्रमण करे और हमारा व्यवसाय अगर छीनने का काम करे तो उसके विरोध में हम लोग खड़े हुए थे। हमारा विरोध ओला उबेर को नहीं है जी, पर ओला उबेर के माध्यम से जो भांडवलशाही इस शहर में या इस देश में प्रस्थापित करने का कारस्थान जो किया जा रहा, जिसके माध्यम से छोटे व्यवसायिक लोगों को खत्म करने का काम होने जा रहा है, और उन जो स्वयं रोजगार अपना स्वतंत्र व्यवसाय जिनका है उनके व्यवसाय को गुलामी की ओर लेके जाने का काम हो रहा। हमारा विरोध उस बात को। रोड परिवहन मंत्री जो हैं वो हमारे शहर से हैं जी, नितिन गडकरी जी। कभी आपने उनके पास गुहार लगाई? इस विषय पे हमने गडकरी साहब से काफी बार डिस्कस हुआ। एक बार उन्होंने रवि भवन में इस विषय को लेकर मीटिंग भी लगाई, पर होता ऐसा है कि यहाँ मीटिंग लगाओ, मिनिस्टर रहते तक कलेक्टर, कमिश्नर सारे हाँ में हाँ मिला लेते हैं, तो उसकी प्रेस न्यूज़ बन जाती है, दूसरे दिन पेपर में आ जाता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, पर वो सिर्फ पेपर में ही रहता है, वस्तु स्थिति में वैसा नहीं होता है। तो और हमारी कोशिश ये है कि नागपुर शहर में ऑटो रिक्शा मीटर से चले, और इस मीटर से चलाने के लिए हमने अभियान 2013 में भी छेड़ा था, जिसमें हमने लिखा था, हमने स्टिकर बनाया था, मी मीटरनी व्यवसाय करे जी, तुम्ही मला साथ द्या, आपण नागपुर शहर चांगलं घडवूया। इस तरीके का हमने स्लोगन बना के ऑटो रिक्शाओं पे स्टिकर लगाए थे। मीटर से भी हमने चलने की कोशिश की, पर हमारी सबसे बड़ी अगर दिक्कत कोई है तो नागपुर शहर में चलने वाली ओवर सीट और यहाँ का पुलिस प्रशासन, आरटीओ प्रशासन। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी अगर सही ढंग से निभा ली तो मुझे नहीं लगता कि नागपुर शहर में मीटर से ऑटो चलना बहुत बड़ी मुसीबत का काम है या कोई बहुत समय इसको लगेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि बाकी शहरों में जो ऑटो वाले होते हैं वो बाकायदा उनका एक यूनिफॉर्म होता है जी, वो जो पहनते हैं खाकी कलर का शर्ट, खाकी कलर का पैंट, उस पर बैच रहता है जी। नागपुर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी एक होड़ में लगा है इतिहास रचने के। एक इतिहास नागपुर के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने ये रचा कि वो मीटर से नहीं चलते। दूसरा इतिहास ये रचा कि वो अपने हिसाब से अपने ही रेट बोल देते हैं। तीसरा इतिहास ये कि वो जो कपड़े पहनते हैं वो जीन्स और टी शर्ट होता है। ये सही है? नहीं, मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है।
क्योंकि मेरा तो कहना ही है और मेरा तमाम ऑटो रिक्शा चालकों को यही कहना रहता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे जी। ये हमारा एक स्लोगन है कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। बट होता यहाँ है कि जो कायदे में रहता वही तकलीफ में रहता और जो कायदे के बाहर रहता वो फायदे में रहता। मतलब एक ऑटो में 3 सीट आप बैठा सकते हैं, 3 से ऊपर जो बैठा रहा है, जो ठूस रहा है लोगों को, वो कमा रहा है, वो उसका दिनचर्या बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन जो बिल्कुल कानून के हिसाब से 3 सीट बैठा रहा है वो नुकसान में चल रहा है। यस। पर अगर मीटर से चलेंगे और 3 सीट बैठाएंगे तो भी नुकसान में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा तो मानना यह है कि नागपुर शहर में ऑटो अगर मीटर से चलना शुरू हो जाए तो ये 20,000 ऑटो रिक्शा भी कम पड़ेंगे नागपुर में। क्योंकि हर ऑटो रिक्शा चालक जब मीटर से चलने लगेगा तो 8 घंटे के ऊपर इसको व्यवसाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यह कहीं खड़ा नहीं दिखेगा। अगर ये मीटर से चलता है तो 8 घंटे में इतना व्यवसाय ये कर लेगा कि इसके जरूरत की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी और 8 घंटे बाद ये दूसरा ऑटो ड्राइवर रहेगा जिसका दूसरे का भी परिवार पालने का काम ये ऑटो करेगा। ये जो 20,000 लोग काम ऑटो चलाते हैं, इनमें से कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? इनका इनकम ही इतना नहीं है कि ये इनकम टैक्स भर सके आज के परिस्थिति में। आज ये ऑटो रिक्शा चालक जो ऑटो चलाता है, जो आज कायदे में चलना चाहता है, वो दिन भर में 200, 300, 400, 500 रुपये अगर कमा भी लेता है तो 500 रुपये के हिसाब से उसका अगर अपन पकड़े तो पूरे महीने का 15,000 होता है। और उसमें भी 4 छुट्टियां अगर अपन पकड़ ले तो उसका 12,000, 13,000 रुपये पगार निकलता है, जिसमें उसका घर का खर्चा होता है, उसके बाल बच्चों का एजुकेशन का खर्चा होता है, पारिवारिक समस्याएं रहती है। उन सारी खर्चों को हम अगर जोड़ ले तो उसको इनकम टैक्स भरने की अवस्था में वो कहाँ दिखता है। लेकिन फिर जिस हिसाब से ऑटो वाले अगर बड़े हैं और अगर इनकम नहीं हो रही है तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा है कि एक तरफ ऑटो वाले बड़े भी हैं और दूसरी तरफ उनके पास इनकम भी नहीं है? फिर इतने सालों से उन्होंने व्यवसाय किया क्यों? नुकसान में? नहीं, ये मानना ठीक नहीं होगा कि ऑटो रिक्शा चालकों ने नुकसान में व्यवसाय कर रहे हैं। आज उसके घर की दाल रोटी चल रही है, ये उसके लिए महत्व का है। क्योंकि आज इस सरकार के पास किसी भी पढ़े लिखे आदमी को या किसी कम पढ़े लिखे आदमी को नौकरी का प्रावधान इस सरकार के पास कहीं नहीं है। आज वो नौकरी अगर नहीं कर सकता, अगर वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो नौकरी के लायक है, पर उसको नौकरी अगर नहीं मिल रही तो उसको अपनी उपजीविका चलाने के लिए कुछ तो काम करना है। तो वो 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा लड़का ये सोचता है कि मैं मट्टी गोटे के काम को जाने से अच्छा है कि मैं एक ऑटो ले लेता हूँ, अपना 10-15 हज़ार रुपये कमा लूँगा, अपने परिवार को पाल लूँगा। एक सपोर्ट गडकरी साहब का एक संकल्पना थी उनकी, वो संकल्पना थी कि वो एक जो छोटा वाला मैक्सी आता है वो उससे बहुत ज़्यादा मदद करने की उनकी एक कल्पना थी कि वो गरीब जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं, वो मैक्सी चलाएं। और वो मैक्सी के अंदर में अगर आप सिटिंग देखेंगे तो 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जबकि ऑटो में 3 लोग बैठते हैं। वो मैक्सी जो है वो इलेक्ट्रिक पे चलता है और इसके लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सी ड्राइवर्स उतने बड़े नहीं जितने कंपैरेटिवली ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स बड़े हैं। कोई खास वजह नहीं, इसमें कोई खास वजह नहीं बोला जाएगा। एक वजह लोगों को लगता है कि क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं वो उनका एक मेजर इनकम वहाँ से जनरेट होता है, शायद ऑटो में ज़्यादा जगह होती है और ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, इसीलिए वो मैक्सी नहीं चला रहे, वो ऑटो चला रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज नितिन गडकरी जी ने जो अपनी संकल्पना रखी थी मैक्सी के माध्यम से, उनकी वो संकल्पना थी। मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने शायद कलकत्ता गए थे जी, और कलकत्ता में उन्होंने देखा था कि वहाँ जो लोग हथगाड़ी चलाते हैं, एक आदमी ढोता है और 2 लोग 3 लोग पीछे बैठे होते हैं और वो आदमी ढोता है जी। और हमारे नागपुर में भी पहले एक पैडल रिक्शा की संकल्पना थी जी। तो शायद उसको ध्यान में रखते हुए गडकरी साहब ने ये सोचा कि ये पैडल मार के मेहनत करके रिक्शा खींचता है, यानी आदमी आदमी को जो खींचता है, ये कहीं तो भी अमानुष तरीके से काम हो रहा है, तो इसको कहीं तो भी रोक लगनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने मैक्सी का निर्माण किया है। वो ऑटो रिक्शा के कंपैरिजन में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो ये बच्चों को जो लेकर जाते हैं जी। और बच्चों को जो स्कूल पहुंचाने का काम करते हैं, क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं? क्या ये उनका काम है? बच्चों को स्कूल लेके जाना ये कानूनन है, गैर कानूनन है ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, उसमें गैर कानूनन ये है कि बच्चों की कोई लिमिट दी गई है, वो लिमिट से ऊपर बच्चे अगर लेके जाते हैं तो वो गैर कानूनी है। हम्म। बच्चों की जो मर्यादा दी गई उस मर्यादाओं में ऑटो रिक्शा चालकों ने बच्चे लेके जाना ये कानूनन। कई सारे इलाकों में नागपुर के रिक्शा स्टैंड जो हैं वो गायब हो चुके हैं। जी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसे देखकर ये समझा जाए कि एक ऑटो रिक्शा स्टैंड हर नागपुर के इलाके में मौजूद है। जी। जो थे वो अब गायब हो चुके हैं और जो जहाँ पर हैं वहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आपस में लड़ते हैं सवारियों के लिए। नहीं, ये देखिए कैसा, ये स्वाभाविक है। केवल क्या है, ऑटो रिक्शा चालक बदनाम हो जाता है, बदनामी का पीड़ा ऑटो चालकों की छाती पर मढ़ा जाता है हमेशा। हम लोग फ्लाइट में जाने की कोशिश करते हैं, हम लोग अगर एयरपोर्ट जाए और हम लोग टिकट देखते हैं तो हमको जो टिकट काउंटर पे हमारे लोग होते हैं वो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप बम्बई जा रहे हैं, तो हमारी एयर इंडिया की 4,500 की फ़्लाइट है। फिर उसी के बाजू में गो एयर वाले आते हैं, वो बोलते हैं हमारी 3,000 की है। जी। ये वो तो व्यवसाय है, कंपटीशन जब व्यवसाय में होता है तो कंपटीशन में ये सब होता है। पर वहाँ मुझे पर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई गैर है। पर एयरपोर्ट पे पर नागपुर में जो पार्किंग का विषय है, जी पार्किंग के विषय पर मेरा ये मानना है कि नागपुर में मेट्रो का काम जब से शुरू हुआ, नागपुर में जब से सीमेंट रोड के काम शुरू हुए, ये तब से पार्किंग उखाड़ के फेंके हुए है। अब ये उखाड़ के फेंकने का काम किसने किया है? तो महानगर पालिका ने किया, मेट्रो ने किया है। और पार्किंग के बोर्ड लगाना ये भी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, क्योंकि आरटीए की कमेटी में ये डिसाइडेड होता है कि पार्किंग कहाँ देनी है और वो जगह अलॉट करने का काम महानगर पालिका का होता है और वहाँ पार्किंग बोर्ड भी लगाना महानगर पालिका का काम होता है। तो महानगर पालिका ने उखाड़ने का काम किया, बसाने का काम किया ही नहीं है। तो जिस तरीके से उखाड़ा है उस तरीके से अगर इन्होंने पार्किंग बोर्ड लगा दिए तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ये सब सारी समस्याएं खड़ी होंगी। कई सारे ऐसे नागपुर में ऑटो रिक्शाज हैं जो केरोसिन पे चलते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है और वो प्रदूषण के चक्कर में कई सारे लोगों की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है। क्या एक ऐसे फेडरेशन के जिसके आप प्रमुख हैं, क्या उन्होंने इस किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आपका सवाल ही बेसिकली गलत है साहब। अच्छा। क्योंकि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि केरोसिन पर ऑटो रिक्शा चलते थे। आज 4 स्ट्रोक इंजन है ऑटो रिक्शाओं में। आज BS4 और BS6 का जमाना आ गया है और ऐसे दौर में ऑटो रिक्शा में केरोसिन डाल के ऑटो रिक्शा चालक अपना 10,000, 15,000, 20,000 का नुकसान नहीं कराएगा इंजन खराब करके। तो जो चला रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब 2 स्ट्रोक ऑटो रिक्शाएं थी उस समय केरोसिन डाल के ऑटो रिक्शा चलाई जाती थी। ये बात आप 2000 के पहले की बता रहे हैं। 2000 के बाद से केरोसिन ऑटो रिक्शा बंद हो गई है। आज मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूँ और आपके समक्ष ये बात रखता हूँ कि नागपुर में एक भी ऑटो रिक्शा केरोसिन पर नहीं चलता है। ठीक है, हो सकता है हमारी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो या पुरानी हो, लेकिन जब हम ऑटो रिक्शा के ऊपर में ब्रांडिंग की बात करते हैं जी, कई सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग नेताओं की ब्रांडिंग करते हैं ऑटो रिक्शा पे। ये भी तो एक और साधन है उनकी इनकम का। क्या ये सब पर अलाउड नहीं होना चाहिए? नहीं, ये साधन नहीं है, ये संसाधन है। क्या है, ऑटो रिक्शाओं पे ब्रांडिंग किसी को भी अगर करनी है तो उसके लिए आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है, आरटीओ की फीस भरनी पड़ती है, तब आरटीओ उसको परमिशन देता है। पर अपने यहाँ क्या होता है कि अपने यहाँ पॉलिटिकली इतने अपने यहाँ के लोग मैच्योर्ड है जी कि वो आरटीओ को भी धता बता देते, ट्रैफिक को भी धता बता देते और ऑटो वालों को बोलते चलिए 100 रुपये मैं तेरे को देता हूँ, तू लगा दे मेरा बैनर। तो इस तरीके से ऑटो वाला भी ये सोचता है चलो एक सवारी के 100 रुपये मुझे मिल गए, वो लेता है, लगा देता है, 2 दिन बाद निकाल के वो फेंक भी देता है। तो वो लगाने का क्या मतलब है? ये तो अपने यहाँ जो बैनर लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने उसको अगर कायदे के तरीके से अगर बैनर लगाए तो मुझे लगता है कि ऑटो रिक्शा चालक उसको लगा के रखेगा और ऑटो रिक्शा चालकों को भी उसका एक अच्छा बेनिफिट होगा।
रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात आती है ऑटो रिक्शा के पासिंग की। जी। जो अमाउंट लिया जाता है उसकी पासिंग में वो बहुत एक छोटा सा शुल्क है जिसकी बेसिस पे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पूरे साल अपना ऑटो चलाता है और उसके बाद फिर वो वापस से अपना परमिट को रिन्यू करता है, जो एक बहुत छोटा अमाउंट है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे ऑटो हैं जिनकी परमिट रिन्यू नहीं होते। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपके सवाल के साथ मेरी तफावत है। 80-90% लोग ऐसे हैं कि जो अपना रेगुलरली पासिंग कराते हैं। परमिट का जो रिन्यूअल का विषय है ये 5 साल में एक बार होता है। गाड़ी को अपडेट रखने के लिए हर साल उसको पासिंग करनी पड़ती है, तो हर साल अपनी पासिंग करता है। 5 साल में एक बार परमिट रिन्यूअल करना पड़ता है और टैक्स उसका जो होता है वो 1 टाइम भरा जाता है। जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय उसको टैक्स 16 साल 20 साल के लिए भर दिया जाता है। तो पासिंग नहीं करते ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी ऑटो रिक्शा चालक 100% कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश, अभी आप मान लीजिए कि कोई अगर एक आधा बीमार हो, किसी को अगर पैरालाइज हो गया हो, अगर मान लीजिए वो 4 महीने 6 महीने से अगर घर में पड़ा है, उसकी अगर पासिंग आ गई, वो नहीं कर पाएगा बेचारा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो उसकी वजह से शायद कुछ लोगों का पासिंग रह जाता है, बट अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। कोरोना वायरस के ये पूरे दौर में मैंने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करी, क्योंकि मेरा शो पिछले 206 दिन से लगातार आ रहा है। तो एक दिन मैंने शाम को एक ऐसा शो किया जहाँ पर मैंने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करी। उन्होंने कहा कि हमारा तो सवारी भी बंद है और हम अब हमारे खाने के वांदे हैं, हमारे सर्वाइवल पे सवाल आ गया है। एज अ फेडरेशन, आप जिस फेडरेशन के प्रमुख हैं, आपने किस किस्म की जिम्मेदारी निभाई जब कोरोना का पूरा काल आया? क्या आपको राजनीतिज्ञों से कोई मदद मिली? क्या आपको प्रशासन से कोई मदद मिली? इस कोरोना काल में हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की वाकई में बहुत दयनीय अवस्था थी और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं है, आज भी हमारा ऑटो रिक्शा चालक दयनीय अवस्था में ही है। और इसी कोरोना काल में हमारे ऑटो रिक्शा चालकों ने कर्जों के तले दबकर 7 से 8 लोगों ने, नागपुर के ही ऑटो रिक्शा चालकों ने आत्महत्या की है। हमने सरकार को इसके बारे में बार बार अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इसके बारे में पत्र भेजे, माननीय परिवहन मंत्री जी को हमने भेजे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले जी, इनको भी हमने पत्र भेजे। हमने सभी को इस बारे में अवगत कराया, पर आज तक ना सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की सुध ली, ना नागपुर शहर की किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी ने सुध ली, ना किसी नागपुर शहर की किसी आमदार ने इनकी सुध ली। हमारे यहाँ के लोगों ने आमदारों से भी अपनी विनती की, पर आमदारों की तरफ से भी हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को कोई ना आर्थिक मदद तो छोड़िए, आर्थिक मदद तो बहुत दूर की बात है, उनको सादे राशन की भी व्यवस्था नहीं कर दी गई। एक राजनीतिज्ञ का कहना था कि ये उनका बहुत पर्सनल कमेंट था कि जितने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं इनमें भी एकता नहीं है। बहुत सारे फेडरेशन हैं, बहुत 3-4 ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरेशंस हैं जो अपना संगठन बनाकर चलाते हैं। अलग अलग विषयों पे अलग अलग दिन अपने हिसाब से बंद करते हैं। एक दिन अगर ऑटो कहते हैं कि आज ऑटो बंद, तो कोई ना कोई ऑटो आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं, यहाँ थोड़ा दिशा भ्रमित करने वाला उनका ये कमेंट था। विदर्भ के 11 जिलों के जो ऑटो रिक्शा चालकों के संगठन हैं, वो सारे संगठनों ने मिलकर बनाया हुआ ये विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये तो हुआ विदर्भ का। अब आते हैं हम लोग नागपुर के ऊपर। नागपुर में ऑटो रिक्शा संगठनों का काम करने के लिए मात्र 2 या 3 संगठन काम करता है जी। एक तो नागपुर में टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन है, ये बड़े पैमाने पर काम करता है, जिसके सबसे ज़्यादा सभासद हैं, और बाकी और संगठनें है 1-2 जो अपने अपने जगह पर काम करती है। बट नागपुर शहर का बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है ऑटो रिक्शा चालकों का जो किसी भी संगठन के साथ में जुड़ा नहीं है।
और वो हम लगातार कोशिश ये करते हैं कि ऑटो रिक्शा चालक अगर संगठन के साथ जुड़ेगा तो उसको नियम कायदे की जानकारी मिलते रहेगी, क्योंकि संगठन का काम ही ये होता है कि भाई ऑटो अपने लोगों को प्रशिक्षित किया जाए जी। उनको कायदे का ज्ञान मिले, वो लोग कभी कायदे के बाहर जाकर काम ना करे, कानूनन अपना काम करे और अपने परिवार को ढंग से अपने परिवार को पाले पोसे अपने परिवार के लिए काम करते रहे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के वाहतुक सेल में काम किया जाता है। वो सभी वाहतुक सेल के जो प्रमुख हैं, क्या आप में से आपने कभी भी किसी भी प्रमुख से चर्चा करी कि आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट आपको इस किस्म की तकलीफ़ें देता है? हमने इस विषय पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के सेल के पदाधिकारियों से बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सीधा मिनिस्टर से जब बात कर रहे हैं, जहाँ हम आमदारों से बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। अभी हाल ही में हमने टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन ने नागपुर शहर के 6 आमदार, फिर उसमें बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, 6 आमदार को टाइगर ऑटो रिक्शा संगठनों ने निवेदन दिया है कि भाई ये इस लॉकडाउन काल में हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की सरकार ने कहीं सूद नहीं ली, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस बार अधिवेशन जो होने जा रहा है दिसंबर महीने में, इस अधिवेशन में हमारे प्रश्नों को आप उठाइए। अब हमको देखना यह है कि आमदार हमारे प्रश्नों को कितने उठाते हैं। आपको लगता है वो उठाएंगे? उम्मीद तो कम है, फिर भी कोशिश जारी है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग ये पूरे के पूरे व्यवसाय पे उनकी जिंदगानी और दिनचर्या टिका है। अब व्यवसाय नहीं है। आपको लगता है कि एज अ फेडरेशन चीफ आपको उनको बाकी और बिजनेसेस में भी जाने के लिए कहना चाहिए? कैसा है, पहली बात तो यह है कि आज ऑटो रिक्शा चालक जो इस व्यवसाय में आया है वो एक तो मजबूरी में आया हुआ है, और उसमें भी अगर कोई व्यवसाय दूसरा करना चाहे तो उसके लिए लागत लगती है। आज वो स्वयं इस अवस्था में नहीं है कि कोई लागत खड़ी करके कोई दूसरा व्यवसाय कर सके, तो ऐसे समय में मैं उनको कैसे एडवाइस कर सकता हूँ कि आप दूसरा व्यवसाय कीजिए। क्या बैंकों से आपकी मुलाकातें हुई जब पूरा का पूरा कोरोना वक्त का पूरा बंद चल रहा था? क्या बैंकों ने मदद करी, जो मॉरेटोरियम देने की कोशिश लोगों ने पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन में दी? क्या ऑटो चालकों को भी वो व्यवस्था मिली बैंकों की तरफ से? इसमें क्या हुआ है सर कि जो लॉकडाउन पीरियड था, इस लॉकडाउन पीरियड में यूनियन बैंक ने और कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये नेशनलाइज जो बैंक है, इन बैंकों के बैंक के अधिकारियों ने हमसे संपर्क करके हम लोगों को बताया कि भाई आपके लोगों के लिए हमने ये योजना बनाई है भाई, 6 महीने का इनको मॉरिटोरियम देंगे, और इनका जो लोन होगा, जो बैलेंस इनका लोन है अभी आज तक, उस लोन के एवज में 10% या 20% हम उनको एक राशि और लोन पर मुहैया कराएंगे, जिसके केवल इनको 1 साल के लिए ब्याज भरना पड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था केवल बैंकों ने करके दी। प्राइवेट फाइनेंस जो है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नागपुर में बजाज फाइनेंस बड़े पैमाने पर जी, जिसमें आज 70% ऑटो रिक्शा ये बजाज फाइनेंस किया हुआ है जी। और बजाज फाइनेंस ने मोरिटोरियम देने के नाम पर ऑटो रिक्शा चालकों को गुमराह करने का काम किया, और आज ऑटो रिक्शा चालकों की ऑटो रिक्शा छीनने का काम ये बजाज फाइनेंस कर रहा है। आज उसका ऑटो रिक्शा सीज करने का काम कर रहा है, क्योंकि उसका व्यवसाय नहीं होने की वजह से वो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा। हमने बजाज फाइनेंस के साथ में भी कलेक्टर साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया, उनके ऊपर में चर्चा भी की, और उन्होंने हमको सकारात्मक दृष्टिकोण से हमसे चर्चा होने के बाद में उन्होंने बताया भी कि हम आपके लोगों के लिए ये करेंगे, पर वो बोले कुछ है और कर कुछ और रहे। किस किस्म की अपेक्षा रखते हैं विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन के चीफ? किस किस्म की अपेक्षा रखते हैं सरकार से? किस किस्म की अपेक्षा रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? हम सरकार से केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से होते तक हमारे ऊपर जो बैंकों की या प्राइवेट फाइनेंस की जो किस्त है, तब तक हमको उसके लिए रियायत दी जाए। हम मानते हैं हमने कर्जा लिया है, हम कर्जदार है, हम लेनदार है, हमको देना है, और जब हमने लिया है तो हमको देना है, और हम प्रामाणिकता से वो कर्जा भरेंगे। केवल हमको कुछ महीनों के लिए
जब तक हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से होता नहीं, या जब तक हमारे जिस तरीके से पूरे व्यवसाय हमारे ओपन नहीं हो जाते, तब तक हमको इसमें रियायत दी जाए। और जो लॉकडाउन कार्यकाल में हमारे ऑटो रिक्शा चालकों ने जो आत्महत्या की है, वो सारे आत्महत्याग्रस्त परिवारों को सरकार ने तकरीबन कम से कम 10 लाख रुपए उनको सानुग्रह अनुदान देनी चाहिए। और ऑटो रिक्शा चालकों का जो अब तक का व्यवसाय बंद है, तो उनके ऊपर जो आज कर्जे का बोझा बढ़ा है, तो मिनिमम नहीं कुछ तो भी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से उन्होंने अब तक के कैलकुलेट करके उनको ऑटो रिक्शा चालकों के अकाउंट में देने चाहिए। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी जो सवाल मेरे थे वो उनके जवाब मुझे तो मिले। जनता के मन में अगर कोई सवाल होगा तो वो मैं चाहूँगा कि वो डायरेक्टली आपको अप्रोच भी करें और आपसे सवाल पूछें। आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विलास जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आप फेडरेशन का काम ऐसे ही संभालते रहें जिस तरीके से आप संभाल रहे हैं। आपने ये अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनश्च आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय विदर्भ। आज विलास जी ने एक बात जो विदर्भ ऑटो चालक, जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके जो फेडरेशन है, उसके चीफ हैं, वो उनसे जब बात हुई, एक बड़ा चिंता का विषय है जो बहुत सालों से उलझ कर बहुत उलझ गया है। और ये 20,000 लोगों की बात नहीं, ये उनके परिवार की भी बात है। तकरीबन 1.25 लाख लोग आज सिर्फ निर्भर करते हैं अपने जीवन को कि आज उनके घर से जब उनके परिवार का मुखिया निकलता है अपना ऑटो लेके, तो उसको कुछ सवारियां मिले। ठीक है, वो सुबह जाता है, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चों को स्कूल पहुंचाता है, दोपहर को उनको वापस लेने जाता है। अगर उसका कैलकुलेशन आप देखें तो कोई बहुत मोटी रकम का अनुदान नहीं मिलता है उसको, उसकी बहुत बड़ी कोई कमाई नहीं होती है उन बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आने में। फिर वो क्या करता है, फिर वो उम्मीद करता है कि उसको और भी सवारी मिले, जबकि सवारी नहीं मिलती। हमारा शहर में जब से ओला, उबेर ये सब आए हैं, तब से तो और भी ऑटो वालों को सवारी मिलना बंद हो गया है। कुछ सवारी वाले ऑटो जो एक ऑटो के अंदर में 15-20 लोगों को ठूस लेते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और उनको, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने देखा है कि सिर्फ उनको हटाने के लिए पुलिस वाले काम करते हैं, लेकिन उनको चालान करने के लिए शायद नंबर बहुत कम है। अगर वो चालान ज़्यादा होते तो आज एक भी ऑटो उस किस्म का काम नहीं करता। पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बात को थोड़ा सा और सीरियसली लेना चाहिए। आरटीओ ने बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए। एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू द आरटीओ, प्लीज़ आप इस शहर में ऑटो जितने चल रहे हैं उनको मीटर पे चलवाएं। नागपुर शहर कई सालों से गुहार कर रहा है, और जितने भी नेता हैं, जितने भी आमदार हैं और हमारे खासदार साहब, उनसे भी मेरा निवेदन यही है कि आपके पास ये 20,000 लोग एक उम्मीद से देखते हैं। अगर आप उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर सकते, अगर आप ये 20,000 लोग के साथ 1.5 लाख परिवार के सदस्यों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इनके दरवाजे पे मत आना, इनसे वोट मत मांगना कि ये आज तकलीफ़ में है। आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम खुल के बोल दीजिए, अगली बार ये आपको वोट नहीं देंगे। झूठ मत बोलिए, साथ दीजिए। इनका निवेदन भी है और जनता का ऑर्डर भी है। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़, रिक्शा चालक अगर आपसे 10-20 रुपये ज़्यादा मांगे तो उसको दे दीजिए, क्योंकि उसका बच्चा भी स्कूल जाता है, उसकी पत्नी की भी कुछ आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, वो भी मोबाइल पर टॉपअप कराना चाहता है, और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। ट्रीट एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एज अ ह्यूमन फर्स्ट एंड देन एज अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर। बाकी जिंदा रहें। जय हिंद।